आपसे परिचय कराता हूँ। सबसे पहले आप वर्तमान में रायपुर ज़िले में एडीपीओ पद पर पदस्थ हैं और आपका नाम जो है दुर्गेश नंदनी, और इन्होंने 2021 का एडीपीओ का एग्ज़ाम निकाला था और पिछले 4 साल से ये एडीपीओ के रूप में कार्यरत है। जो अभी हम बात कर रहे थे, आज सुबह भी बात कर रहा था कि परीक्षा के 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो 2 घंटे आपके पिछले कई सालों की मेहनत को वो तय करते हैं। एक दिन पहले या 2 दिन पहले की पढ़ाई, जैसे हम लोग कई लोग होते हैं ना कि एग्ज़ाम के बस दरवाज़ा खींचते खींचते तक इन्विजिलेटर बोलता भैया आ जाओ पेपर चालू है, सर एक बार एक पन्ना और देख लेता हूँ। ऐसे भी कई लोग होते हैं और आखिरी जाते जाते तक पन्ना देख के छोड़ के जाते हैं। पर सही मायने में तैयारी तो वो है जो आपकी मतलब 1 हफ्ते पहले हो गई होती है या 10 दिन पहले हो गई होती है, उसके बाद तो रिवीजन होता है। तो आज हमारे पास उसी उदाहरण के रूप में सामने खड़ी हैं। तो चाणक्य एकेडमी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, बाकी इनकी जवानी हम इनसे सुनेंगे। 2021 में एडीपीओ, 4 साल का इनका अनुभव डेस्क के नीचे। ठीक है, फिर इसके बाद अब अनुभव रहेगा डेस्क के ऊपर बैठ के, और वो और ये सफ़र इनका रहा। मेरे ख्याल से अपन 2019 में नहीं, एक अपन वहाँ मनाए थे जो मेरियट में फंक्शन, उसमें थे ना, उस समय इन लोगों का सम्मान हुआ था, उस समय थे। और एक अच्छा फंक्शन किए थे हम लोग 10th एनिवर्सरी 3 साल पहले, तो उसमें भी थे। ये वो वही वाला ग्रुप है इनका। मेरे ख्याल से वो एडीपीओ का सम्मान वहीं हुआ था। तो इनसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। एडीपीओ से जज और जज से अब आगे का सफ़र। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो जो बात ताली बजा दो यार कम से कम। ठीक है। तो मेरा नाम दुर्गेश नंदिनी मरावी है और मैंने 2021 में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद पहले तो मैंने सीजीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी। फिर एडीपीओ की वैकेंसी आई ग्रेजुएशन के बाद, तब मैं चाणक्य लॉ एकेडमी से जुड़ी। फिर मैंने यहाँ से प्रिपरेशन किया और मेरा एडीपीओ में सिलेक्शन हुआ। मुझे याद है सर ने मुझसे कहा था आगे कभी अगर सिविल जज एग्ज़ाम की तैयारी करोगी तो इस एकेडमी से जुड़ना। मैंने कहा था बिल्कुल सर, और उस समय मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं सिविल जज बनूँगी। फिर एडीपीओ में रहते हुए मेरा इंटरेस्ट जुडिशरी में डेवलप हुआ। तब मैंने डिसाइड किया 3 साल बाद कि मैं सिविल जज एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। और फिर जब मैंने यहाँ से कोचिंग से मैं जुड़ी और अपना मैंने तैयारी शुरू किया। मैंने पूरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया। उस वक्त पूरे बैरेक्स मैंने कंप्लीट किया और मेरी कोशिश थी कि जब एग्ज़ाम हो उसके 2-3 महीने पहले मेरा पूरा एक बार सारे जो 15 बैरेक्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ जो सीजी का भी सिलेबस ऐड हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। फिर ऐसा भी हुआ कि जैसे सर बता रहे थे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो शुरू में मैं बहुत लाइट लेती थी टेस्ट सीरीज़ को क्योंकि सर ग्रुप में उसके मार्क्स डालते, तो मुझे लगता था कि मेरा तो अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है और मार्क्स बहुत कम आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा सबके सामने। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया टेस्ट सीरीज़। और अब जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसके बाद जब एग्ज़ाम में जाके आप देखते हैं तो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था बहुत सारे दूसरे स्टेट्स का भी, छत्तीसगढ़ के साथ साथ, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। और तो ऐसा हुआ कि 10-11 दिन पहले जब मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स का एडमिट कार्ड आया, मैं रिफ़्रेश करती रही सीजीपीएससी का वेबसाइट अपना, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया था। वो 10 दिन बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि पूरा एक बार आप 15 बैरेक्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपके टेस्ट सीरीज़ में आप अच्छा स्कोर करते हैं कि आपको लगता है कि इस बार तो मेरा निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता, आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, वो 1 साल आपका पूरा वेस्ट। और ऐसा हुआ कि 21 तारीख को एग्ज़ाम था, 20 तारीख के शाम 6 बजे मेरा एडमिट कार्ड आया। 10 दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे और उस 10 दिनों में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उस मेंटल स्टेट में नहीं थी कि मैं कुछ पढ़ सकूं। और इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था और मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ दी थी, जिस वजह से मैंने अपना जो एग्ज़ाम था 21 तारीख को जो मेरा हुआ वो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया।
इसके बाद आप सबसे मैं यही कहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल भी लाइट मत लो और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर करें, उससे आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे बिल्कुल। और एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तक आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करें। फिर मेंस के लिए मैं ये कहूँगी कि जो आप जब प्री में पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त आप बेयरिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़िए। इसके अलावा जो केस लॉज हैं या कोई कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी शुरुआत से ही आप अपना प्रीलिम्स के समय से ही ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखें, तो मेंस में इसका आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और मेंस में जैसे क्रिमिनल में हम फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप उसको पूरा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब सर होमवर्क मुझे याद है सर ने दिया था दिवाली के समय में 50 बार लिख के आने को कहा था, तो मुझे लगा था कि ये क्या है, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत क्या है, ये तो मुझे याद हो गया 2-3 बार में ही लिख कर। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे मेंस का और उस वक्त आपके पास समय नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से काम आएगी, क्योंकि आप उसको इतने बार लिख चुके हैं कि आपको वहाँ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है, वो आपके दिमाग में पूरा छप चुका है। तो आपका हाथ अपने आप चलेगा जब आप मेंस में लिखेंगे, क्योंकि वहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखिए। और हर सेक्शंस को मेंस के लिए मैं ये कहूँगी कि हर एक सेक्शंस का आप इसेंशियल एलिमेंट लिख के रखिए, 4-5 पॉइंट्स कि ये अगर 4-5 पॉइंट्स मुझे किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट में दिखाई दे रहे हैं तो ये सेक्शन इसमें अप्लाई होगा। तो सेक्शन वाइज आप उसको बनाइए, अपना ऐसे नोट्स बनाइए। फिर सिविल में भी यही है कि मैंने तो क्योंकि प्री के समय ही बहुत डिटेल में उसको पढ़ाई किया था, तो ये मेरा हेल्प हुआ, वैसा आप कर सकते हैं। और केस लॉज डालें अगर आपको ठीक लगे तो, या अगर आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो ज़रूरी है तो उसके भी साथ साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का भी तैयारी किया हुआ था, इस वजह से मुझे बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और ऐसा आप साथ साथ में उसको रोज़ प्रैक्टिस करिए, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आते हैं और CGPSC के या और भी व्यापम के जो एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ का सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा पूरा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और उसके अलावा इंटरव्यू में है कि करंट अफेयर्स जो हैं, करंट के ही क्वेश्चन ज़्यादातर मुझसे पूछेगा और बहुत बेसिक लॉज, तो आप करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप लॉ से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे मैंने पूरा अपना प्रिपरेशन किया और मैं सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी इतने बार प्रैक्टिस कराने के लिए, सारी चीज़ों को 50 बार लिखवाने के लिए सर, क्योंकि एट द एंड वो प्रैक्टिस ही हमें जो है हेल्प किया मेंस में अपना टाइम मैनेज करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। आप क्वेश्चन पूछ सकते। जॉब के साथ मैं जैसे मेरा 10:30 से 5:30 बजे का टाइमिंग था ऑफ़िस का, उसके बाद मैं 7 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती थी, 7 साढ़े 7 तक, फिर 10:30-11 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। फिर उसके बाद घर आने के बाद डिनर करके फिर 2-3 बजे तक, क्योंकि साथ साथ में मैनेज करना मुश्किल था, तो मैं रात को 2-3 बजे तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करती थी। तो ADPO का ऐसा हुआ क्योंकि मैं तुरंत, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2021 में ही, तो लॉ से जो है एक रिश्ता था ही, मतलब जुड़े ही हुए थे लॉ से, तो इस वजह से फिर मैंने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया जब इसकी वैकेंसी आई, और वो इजी हो गया था उस समय क्योंकि जस्ट पास आउट हुए थे। फिर ADPO में रहते हुए इस फील्ड में फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल जज एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। ये मैंने प्री के टाइम पे ही स्टार्ट किया था अपना ट्रांसलेशन। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं देना है, जैसे कि आप 10 वर्ड्स, जैसे आप जो अभी क्लास में सब्जेक्ट आपका चल रहा है
जब आप उसको घर में जाके दोनों लैंग्वेज में आप पढ़िए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है या ये पूछा जा सकता है तो उसको आप रोज़ ऐसे 10-10 आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और उसको रिवाइज़ करिए। ये नहीं कि जैसे आज रिवाइज, हाँ एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी, जैसे मैं पढ़ाई करती थी, आज मैंने 1 से लेकर 20 सेक्शन तक कंप्लीट किया, फिर मुझे कल 21 से आगे स्टार्ट करना है, तो मैं कल सबसे पहले 1 से 20 पहले रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं 21 से स्टार्ट करूँगी। फिर वैसे ही जब मैं 40 तक कंप्लीट करने के बाद 41 से स्टार्ट करूँगी, तो फिर वापस 1 से मैं रिवाइज़ करती थी। तो वापस आपको 1 से सारी चीज़ें रिवाइज़ करते जानी है, तो फिर वो आपके मेमोरी में बैठ जाएंगी चीज़ें, तो आप वैसा यूज़ कर सकते हैं टेक्निक। हाँ, डायरेक्ट से ही मैंने ट्रांसलेशन का वो किया था प्रिपरेशन। जी, उसमें हम ये कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आप 1 से 20 के, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, पुराने वाले क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज़ करिए, तो वो चीज़ें आपको रिवाइज़ होती जाएंगी। और इंटरेस्ट ऐसा है कि आप कितना इस चीज़ को चाहते हैं। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है कि मैं मोटिवेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रही हूँ, क्योंकि इतना दिन भर कोर्ट में रहने के बाद शाम को बिल्कुल मन नहीं करता था लाइब्रेरी जाने का, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता था बस अब थक गए हैं, बहुत काम कर लिए, घर आकर सो जाओ। इस वजह से मैं, भले कुछ भी हो, कितनी भी थकान हो, एक डिसिप्लिन आप बिल्ड करिए कि आपको कंप्लीट करना है, ऐसे ही आप इसको पूरा कर पाएंगे। EDPO का प्रिपरेशन भी मैंने मतलब डायरेक्ट से ही पूरा उसको स्टार्ट किया था, फिर टेस्ट सीरीज़ उसका आप देते जाइए, वैसे कर सकते हैं। अच्छा, वो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसलिए नहीं हुई, मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रही थी, इस वजह से मेरे साथ ये डिफ़िकल्टी नहीं आई। और आप उसको भी रोज़ पढ़ सकते हैं साथ साथ में। हर दिन ऐसा करिए, या तो इंडिया का आप सिलेबस डिसाइड कर लीजिए, टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, आज ये टॉपिक करना है, और छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलर कोई टॉपिक डिसाइड करिए, तो वो, और फिर शाम को उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। और नेक्स्ट डे रिवाइज़ भी करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मुझे ये समझ में आया इस एग्ज़ाम में कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप वापस ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे। आप हर किसी के साथ ये चीज़ होगा कि आप आज एक डायरेक्ट कंप्लीट किए हैं, फिर कल से हो सकता है कोचिंग में नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, आप उसमें जंप कर गए, फिर नेक्स्ट दूसरा किसी सब्जेक्ट में आप स्टार्ट करी मतलब किए, फिर जो पहले वाला आपने कंप्लीट किया था आप उससे बहुत दूर आ गए, एक महीने हो गए, तो फिर आप वापस ज़ीरो पे आ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल उसको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब आवाज़ नहीं आ रही। या तो ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं CGPSC में वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है इंडियन जीके जो है, तो इसको ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ना है। और ADPO में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, दूसरे स्टेट के भी कर सकते हैं, और जो मेजर जो टॉपिक्स हैं, और स्पेशली जो करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं, तो वहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप उसको पढ़िए। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। क्योंकि लॉ मेजर पोर्शन है आपका, तो लॉ पे ज़्यादा फोकस करिए, और ये जीके के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस है? ठीक है, थैंक यू। तो टेस्ट का महत्व तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं हमेशा ये जो बोलता हूँ कि टेस्ट जो है आपका सटीक वैल्यूएशन होता है। आप मोटा मोटा एक अंदाज़ा लीजिए कि अगर आप यहाँ पे 90 हैं तो एग्ज़ाम में 85 to 90 के बीच में रहेंगे, या 90 to 95 के बीच में रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव रहेगा, प्लस भी रहेगा और माइनस।
पर जो सीरियसली आप टेस्ट दोगे तो उसी के आसपास आपकी परीक्षा या उसका एग्ज़ाम भी होता है। तो हमेशा आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, टेस्ट को सीरियसली लीजिए, ठीक है। बाकी मैम ने तो आपको बहुत चीज़ें जो हैं बता दी हैं, अब है ठीक है। तुमको तो और जो टेस्ट नहीं दिया है उनको तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ, इस बार सीरियस हूँ मैं, सब बाढ़। तो जैसे कि सम्मान की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है कि आपके सामने, आपके बैठे हुए सामने बच्चे जो है आगे निकलते हैं और ठीक है इस एकेडमी की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी में जो है हम आगे सम्मान की कड़ी बढ़ाते हैं, आगे कार्यक्रम करते हैं। हाँ बता, तुम्हारी जिज्ञासा भी ख़त्म नहीं लाओ। ये हमारे यहाँ ठीक है जी सर। कब बोलती है मालूम है, जब कोई आता है। अच्छा। उसके अलावा ये हमेशा 3rd डिग्री में रहेगी, देखे होगे आप लोग, हमेशा नीचे मुंडी करके ये नोट्स बनाती रहती है, उस चीज़ को लिखती रहती है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक मेथोलॉजी होती है, किसी को लिख के याद होता है, किसी को पढ़ के याद होता है। मैं इमेजिन करता हूँ किसी चीज़ को, कल्पना करता हूँ तो मेरे को ऐसे याद होता है। सबको अपने अपने तरीके से याद करने का तरीका है। ये लिखती रहती है, कि कॉपी दिखाओगे ना, आधी कॉपी भर गई होगी इसकी, है ना। लेकिन सर राइटिंग बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा। अभी वो जानबूझ के लिखी हो कि गुप्ता तुम्हारी कॉपी ना चुरा ले, है कि नहीं, जानबूझ के लिखी गुप्ता कोई कॉपी ना चुरा ले, पर लिखती रहती है। बैरक में लिखने की आदत डालो हमेशा, ठीक है। अभी भी मैं अपनी कोई भी बुक, कोई भी बैरक उठाऊंगा ना तो उसमें लिखता हूँ, क्योंकि बैरक में जब आप पढ़ते हो ना उस समय आप नोट्स पलट के बैरक को मिला के नहीं पढ़ सकते। तो जब आप बैरक में बाजू में लिखोगे तो कोई चीज़ अगर आपने वहाँ पर जो है भूली है या आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो है मेरे को याद नहीं आ रही है, तो वहीं बाजू में लिखा हुआ नोट या टिप होगा तो तुरंत आपको रिकॉल कराएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग अरे हमें कॉपी खोजती है, ऐसी 10 कॉपी खोजना पड़ेगा तुमको। अरे किस में बनाई थी, शार्क में बनाई थी कि मैं स्पाइडर में बनाई थी, पहले तो वो खोजना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो पन्ना खोजना पड़ेगा, तो वो टफ वर्क है नोट्स में। केस लॉ तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप दूसरे स्टेट्स का भी देखेंगे, वहाँ पे जो केस लॉस पूछा गया है वो आप पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी रिसेंट में जो चल रहे हैं आप वो याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस लॉज हैं, सबके पीछे भागने से कोई मतलब है नहीं उस एक नंबर के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर वाले आपके ज़्यादा आपको हेल्पफुल हैं और करंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप याद कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझसे क्योंकि मैं एडीपी हूँ तो ज़्यादातर मुझे जो प्रोसीजरल वाले क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछे गए थे, और कोर्ट में जो केसेस आते हैं आर्म्स एक्ट के, हालांकि आर्म्स एक्ट सिलेबस में नहीं है सिविल जज के, लेकिन क्योंकि वो कोर्ट में हम उससे डील करते हैं इस वजह से मुझे वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट में जो लेबर कोड अभी आया है उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप इससे क्या समझते हैं, क्यों हैं, और कितने प्रकार के आर्म्स होते हैं, ये पूछा गया था। और एक आपके हॉबी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तो आप मतलब 100% उससे क्वेश्चन आना ही है। सबसे पहले तो आप अपना जो डेफ है वो पूरा प्रिपेयर करिए कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। उसके अलावा फिर बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे जो है क्लासेस होती हैं जीके की, तो उसमें आपको जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो बताया जाता है, तो वो मतलब मुझे लगता है मोर देन इनफ है, और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाता है। और नितिन सर हमेशा जो चीज़ें करंट में चल रही उनका तरीका ही है ऐसे पढ़ाने का, और मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल है, समझ में आता है वैसा। वो क्लास को इंटरेस्टिंग भी मतलब बनाते हैं, ऐसे कि अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई है, इससे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जितने हो सकते हैं सर रिलेट कर, जितने एंगल्स हो सकते हैं सर सारी चीज़ें रिलेट करके बताते हैं, तो वो बहुत बेनिफिट करता है।
मैंने हॉबी में प्लेइंग बैडमिंटन लिखा था, तो मुझसे मैम ने पूछा था कि कितने बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, तो मैंने छत्तीसगढ़ के जो प्लेयर्स हैं, इंडिया के प्लेयर्स हैं, वो याद किया हुआ था। और इसमें आप रूल्स पढ़ सकते हैं या कौन कौन से उन्होंने टूर्नामेंट्स में अवार्ड्स जीते हैं वो आप याद कर सकते हैं। तो ऐसा आपकी हॉबी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वो वाला इंसिडेंट बताया कि नहीं मैडम वाला? नाम मत बताना। नहीं सर। वो बताओ उनको क्या इंटरव्यू का प्रेशर। अच्छा, तो इस बार जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। इसके पहले मैंने एडीपीओ का इंटरव्यू दिया था, उसमें हमें अपना डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना होता है, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है जहां उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता है पहले से। तो आप अपना डॉक्यूमेंट डैफ जो है वो लेकर जाते हैं। वहाँ चार मेंबर्स आपको अपना लेकर जाना है डैफ, और उनको देना है। उसको देने का तरीका ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं थोड़ा सा बीच में हड़बड़ा गई थी और मैं ठीक से आंसर नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो रिएक्शन मुझे मिला, तो उसके वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीमोटिवेट हो गई थी कि मेरा इंटरव्यू तो बिगड़ गया, बहुत ही बुरा। और सर मैं इसको डिटेल में कैसे बताऊँ? मैं बताता हूँ, जैसे संजय के जैसे, ठीक है, तो बताया मेरे को कि सर क्या मैंने कुछ क्वेश्चन बताए और मुझे गलत हो गए। तो वहाँ जो सामने मैम बैठी थी, तो अचानक से जो है उन्होंने नीचे मुंडी करके ऐसे पूछा। बोले मैं देख के सर मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो गया है। हाँ सर, उस वक्त जिसको बोलते हैं डिमैनुअल भावभंगिता, तो उनकी भावभंगिता देख के बोले सर मैं वहाँ डिमोरलाइज हो गई पूरा। और मेरा इंटरव्यू शायद वो एक फैक्टर था जहाँ पर कमज़ोर हो गया। तो कभी आप लोग इस तरह से मत स्टार्ट ही ऐसा हुआ था सर, मुझे लगा कि पूरा ख़त्म अब तो। तो ये चीज़ होता है, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना है। इंटरव्यू एक ऐसा है जहाँ पर आपको कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा उत्साह देगा। मतलब एक बार मैं एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया था और वो क्वेश्चन अब पैटर्न बन गया है आपका। तो वो क्वेश्चन मैं पूछा उस लड़की से कि यदि मान लीजिए आप जज बन जाते हैं और अगर आपके मदर जो है वो ठीक है डिपार्टमेंट में है और आपके पास एंटी करप्शन का केस आ जाता है उनका, आप क्या करोगे? तो बोले सर, बोले क्या करोगे? बस अगला वो लड़की रोने लगी भाई, डमी में, मॉक में, और ऐसा रोने लगी एकदम आंसू बहने लगे। तो मैं लग चुका मैंने बस बोले सर आई लव माई मदर, मतलब सब चाहते भाई अपनी माँ को, ठीक है। बोले आपने ऐसा बोला तो मुझे ऐसा लगा वाकई में मेरी मम्मी जो है वो किसी एंटी करप्शन केस में फंस गई और मेरे पास केस आया तो मैं इमोशनल हो गई। मतलब अगर ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा भी हुआ है कि पिता आरोपी बन के आया तो क्या करेंगे, ये बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं। आप चाहेंगे तो मैं उस कैंडिडेट को कभी लिख जाऊँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, टॉपर से पूछा गया कि अगर आपके पिता आरोपी बन के आए तो आप क्या करोगे? तो बहुत सहज जवाब देना है। दो चीज़ें हमारे, वो आपसे दो चीज़ जानना चाह रहे हैं कि आप कितने निष्पक्ष हैं और कितने बेईमान हैं। भाई इमोशनल तो रहेगा, अगर आप थोड़ा सा ऐसा जवाब देंगे कि नहीं मैं तो केस देखूंगा, तो वो आपको क्या बोलेंगे, अच्छा आपके मन में थोड़ी भी बेईमानी नहीं आएगी? आप शुरू आपको उधेड़ना, आपको लगता है आप सत्यवादी हैं, आप थोड़े भी बेईमान नहीं होंगे, आप बायस नहीं होंगे, आप बैलेंस बना के चलेंगे। और अगर आपने बोल दिया जो उसका सबसे सही उत्तर है, चलो आपने ये तो आपने हाइपोथेटिकल आंसर दे दिया कि चलो आपने है। दूसरा उसका आंसर है कि सर हमारे पास प्रोविज़न है BNSS में कि मैं अपने उस केस को ट्रांसफ़र कर दूँगी सीनियर को, सीनियर से वो ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है। तो आप अच्छा, इसका मतलब है आप अच्छे न्यायाधीश नहीं हैं, उल्टा चलेगा बात, ठीक है। मतलब आपसे उल्टा उधेड़ेंगे, इसका मतलब है आप निष्पक्ष नहीं हो, आप बेईमान हो। तो आपको वहाँ जवाब देना पड़ेगा सर निष्पक्षता और इमोशनल। हो सकता है कि सर मैं इमोशंस में आ जाऊँ और मैं फिर न्यायिक प्रक्रिया में कहीं पर जो है मैं वो इमोशंस नहीं दिखने लगेंगे। और एक न्यायाधीश को, ठीक है, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना आना चाहिए, ऐसा जवाब देना। देखिए इंटरव्यू का मतलब आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। वो जानते हैं कि आपने इतना, ठीक है, पढ़ाओ जो पे था मेंस था वो क्वालिफाई करके आए, तो वो आपका एक, ठीक है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। एक तरह से आपको 10 मिनट में वो टेस्ट करे, स्क्रीनिंग टेस्ट है। उनके पास मशीन तो नहीं है, बट वो आपको कैसे मशीन से वो अपने क्वेश्चन पे फंसाते हैं। जैसे मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरा इंटरव्यू बहुत टफ होता है, भागते हैं लोग। बट जब मैं
फाइनल इंटरव्यू कराता हूँ उसमें मैं नहीं बैठता हूँ, बट मेरे इंटरव्यू में हमारे साथ जो टीम है, मैं हूँ, प्रतीक सर हैं, वो तो धिड़ते हैं। वो धिड़ने का मतलब ये नहीं कि आपको गिरा रहे हैं हम नीचे, आपको सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाते हैं कि आपको हर सिचुएशंस में खेलना आना चाहिए। वहाँ पर नहीं बना आगे बढ़े, ठीक है। और मेंस के नंबर तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मेंस का नंबर अच्छा है तो फिर इंटरव्यू के मार्क्स जो है आपके लिए बैलेंस है। बट अगर आपका मेंस का नंबर खराब है, आप इंटरव्यू 15 में 15 ले आओ, आपका सिलेक्शन, ठीक है। वो प्रैक्टिस वाला बताए, लिखने वाला। हाँ सर, लिखने का जो अगर होमवर्क सर ने दिया है कि 50 बार लिखना है, 25 बार लिखना है, आप उसको बिल्कुल 50 बार लिख कर ही आइए, क्योंकि वो लास्ट में हेल्प करता है। और मेरे पास ऐसा हुआ था कि समय की कमी थी, समय नहीं था। कई लोगों ने जंप किया कि आधा क्रिमिनल किया, फिर उसके बाद सिविल स्टार्ट किए क्योंकि समय नहीं है। मैं बस लिखते गई और मेरा टाइमली कंप्लीट हुआ, और उसके लिए तो मैं बस सर को ही थैंक यू बोलूँगी कि सर थैंक यू 50 बार लिखवाने के लिए। दिवाली खराब हो जाती है। हाँ, तो दिवाली के समय में सर ने होमवर्क दिया था और सब घर में चिल कर रहे थे, और मैं 50 बार लिखना है करके, अरे अभी 25 ही पहुँचे और 25 लिखना है, ऐसा था। तो सर थैंक यू 50 बार लिखवाने के लिए। अब इसके बाद जो है, आप सोचो कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ है। हाँ सर। अब आप आराम से जो है, ठीक है, अपने सारे त्योहारों को मज़े ले सकते हो आप। अब आप छोड़िए, बस असली त्यौहार तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन से लेके इस बीच का है। ये तो जी तुम्हारे सर। दूसरी बार हुआ होगा। हाँ, दूसरी बार सर। पहली बार एडीपी होगा ADP और दूसरी बार सेलिब्रेशन जज का, जी सर। ठीक है। पर दोनों में अंतर जो है, जज का तो एक अलग महत्व होता है। जी सर। बहुत सारे एडीपीओ है जज क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि जब वो डैश के नीचे खड़े होते हैं तो वो भले मैच फिर वही है कि कुछ फीट की दूरी है, पर दोनों में सम्मान और गरिमा का एक अलग अलग मापतौल है। जज तो जज, एक शब्द में बोले तो उसके बराबर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है आज भी। वो बहुत बड़ा जो है सम्माननीय पद है। अरे नीचे खड़ा हुआ आदमी जो है कितना भी ताकतवर हो, पर उसका एक शब्द ही अपने आप में जो है एक ब्रह्म सत्य हो जाता है कि अगर जो बोल दिया तो बोल दिया। और एक और चीज़, टेस्ट सीरीज़ को आप लोग बहुत सीरियसली लीजिए। मैंने लास्ट के 10 दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था और रिवाइज़ भी करने की हालत में नहीं थी, लेकिन पहले जो मैंने पढ़ाई किया था और जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया था वही काम आया है। और टेस्ट सीरीज़ में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि वही डायरेक्ट है, उसी में से रिपीट होना है। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इसको सीरियसली लीजिए बहुत ही ज़्यादा, प्री में भी और मेंस में भी। और कोई प्रश्न? हो गया। है? हो गया कोटा पूरा। और आप सभी को ऑल द बेस्ट।